Good morning students. Class 8 chapter 17 Minerals and Power Resources. लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ लिया था। ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर आर रिजर्व ऑफ कोल and iron ore, copper, uranium, gold, and silver. The main region of mineral deposit are the Trans-Antarctic Mountain and Prince Charles Mountain. Due to thick ice cover, it is difficult to explore and exploit the mineral resource of this continent. अंटार्कटिका, तुम लोगों को एक बात पहले क्लियर कर दें कि अंटार्कटिका जो है हमारा, वो आपका नॉर्दर्न है, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और वहाँ पर क्या हो जाता है कि अधिकतर बर्फ़ ही जमी हुई है। मगर ये बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर कोयला और आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सिल्वर की बहुत सारा रिजर्व है। द मेन रीजन ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन एंड प्रिंस चार्ले माउंटेन। और जो मेन डिपॉजिट है मतलब इन सब धातुओं का, वो या तो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन पे है या प्रिंस चार्ले माउंटेन पे है। अब ड्यू टू थिक आइस कवर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होने के कारण इसके मिनरल्स को ज़्यादा अभी तक खोजा नहीं जा सका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंडिया पर। इंडिया मिनरल आर unevenly distributed in India. The Chota Nagpur Plateau and its surrounding areas have one of the largest concentration of mineral deposit in the world. मिनरल्स अनएवली डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरे भारत में सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है कि सब जगह पर कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है, इसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब मिनरल्स जमा है। पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस आर द बेसिस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पावर रिसोर्सेज जो है वो उस पर निर्भर करता है कि भाई खेती, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए हमें पावर रिसोर्स चाहिए होते हैं। हाउ एवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पावर रिसोर्स इज हाईली इवन। जैसा कि पावर रिसोर्स होता है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक हाईली अनइवन होता है। द पावर रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, एक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। पावर रिसोर्सेज जो होते हैं वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी होता है एक, और एक नॉन कन्वेंशनल होता है। द सोर्स ऑफ पावर लाइक कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो पावर हमें मिलती है जैसे कोयला से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस से या न्यूक्लियर एनर्जी से, इनको कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक रूप से जो मिलता है एनर्जी, उन्हें हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। दे हैव लिमिटेड reserve, are likely to get exhaust. On the other hand, solar, wind, geothermal, tidal and biogas energy is called non-conventional energy source. They have unlimited reserves. और कुछ भाई जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं तो वो लिमिटेड है, उनका एक रिजर्व है। बट अदर हैंड अगर देखा जाए तो सोलर है, विंड है, जियोथर्मल, टाइडल, बायोगैस एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती है ना, ये इनका ये अनलिमिटेड रिजर्व होता है भाई। आपके सोलर है, सूरज जब तक रहेगा, सोलर से, सोलर पैनल से अगर हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक मिल रही है, तो वो हमेशा मिलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी भाई। जब तक सूरज रहेगा तब तक नहीं ख़त्म होगी। दूसरा विंड, हवा भी हमेशा चलती रहेगी भाई। वो उसका कोई लिमिटेड तो वो है नहीं कि भाई इतने दिन बाद वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो विंड भी है। जियोथर्मल है भाई, पृथ्वी का कोर गर्म है तो वो उसकी गर्मी से अगर हम एनर्जी बना रहे हैं तो वो भी अनलिमिटेड रिजर्व है। तो ये जो अनलिमिटेड रिजर्व जो होते हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टिल यूज फायरवुड्स, चारकोल, काउ डंग एंड
crops residue and domestic fuel. Hydroelectricity, nuclear power can help to bridge the gap between the demand of supply of power. अभी दुनिया का आधा हिस्सा जो है वो लकड़ी, फायरवुड, लकड़ी और चारकोल, काव डंग, गोबर की चीज़ें और क्रॉप रिड्यूस, इन सब से डोमेस्टिक फ्यूल बनाता है भाई घर के काम के लिए. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर कैन हेल्प ब्रिज. भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है, जैसे पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं या न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाते हैं, तो ये एक गैप बना रहा है कि जिससे कि पावर की सप्लाई हम हमेशा बनी रहे. भाई नॉन कन्वेंशनल भी यूज़ हो जाए और कन्वेंशनल का भी यूज़ करते रहें. कन्वेंशनल सोर्स, fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas are main source of conventional energy. तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, नेचुरल गैस हो गया, ये कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं. फर्स्ट है कोल. कोयल, this is the most abundant source of power. It occurs in layer of varying thickness and sedimentary rocks. जो कोयला होता है इसके अंदर मतलब ये भी एक एनर्जी का सोर्स है. और इसमें क्या होता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक की एक थिक मतलब मोटी परत होती है. द फोर वेराइटीज ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटमिनस और एंथ्रासाइट. तो कोयले 4 तरह के होते हैं. एक पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटमिनस होता है और एंथ्रासाइट. कोयल आर वाइडली यूज जनरल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. और कोयले का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जहाँ पर भाप से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है. कोयल रिजर्व इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड. कोयल के मतलब पूरे दुनिया में जगह जगह पर भंडार हैं. इट अकॉर्ड्स मोस्टली चाइना, रसिया, यूएसए, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी एंड कनाडा. और ये मोस्टली जहाँ पाया जाता है जैसे कि चाइना में, रसिया में, यूएसए, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और कनाडा में. चाइना इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. चाइना जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है. द टोटल कोयल रिजर्व ऑफ इंडिया आर अबाउट 116,000 करोड़ मीट्रिक टन. आउट ऑफ दिस टोटल रिजर्व about 80% is found in दामोदर रिवर वैली. अगर भारत में कोयले का रिजर्व के बारे में अगर हम सोचें तो भारत में 16,000 करोड़ मेट्रिक टन का भंडार है भारत में. और जिसमें से कि इस भंडारण का 80% हिस्सा जो है आपको दामोदर नदी के किनारे पर मिल जाता है. द मेन कोल माइन एरिया आर झारिया, धनबाद, गिरिधि, बोकारो, रानीगंज. और जो भारत में कोयले की खदानें हैं वो मेन है या तो झारिया में, धनबाद में, बोकारो में, रानीगंज में. न्यू कोल फील्ड आर बीइंग डेवलप्ड इन नेवली इन तमिलनाडु, सिंगरनी इन आंध्र प्रदेश, कोरबा इन छत्तीसगढ़ और तालचर इन उड़ीसा. और नई जो कोयले की खदान मतलब अभी डेवलप्ड हुई हैं तो वो नेली तमिलनाडु में है, सिंगरनी ये आपकी आंध्र प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचर उड़ीसा में. द रेलवे एंड स्टील इंडस्ट्री कंज्यूम अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. रेलवे और स्टील इंडस्ट्री में इसका जो प्रोडक्शन का आधा हिस्सा इसमें ही चला जाता है.